मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, अच्छा। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स के एमपीएस, थर्मोडायनेमिक्स के आरपीएस आपको दे दिए हैं। आप लगाइए, जो क्वेश्चन आपको ना आए वो पूछिए, ठीक है। इस मंडे को केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कराऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ा चुका हूं। नहीं, टेस्ट में आ रहा होगा, मगर वो एक शेड्यूल है। अब उस शेड्यूल को फॉलो करना है अपने को, ठीक है। तो मंडे को ही कराएंगे। मंडे को 8 बजे से लेके 11 बजे तक कराएंगे। आप आराम से करिए। टेस्ट में आ रहा है तो कल, हाँ उसमें मगर कल लूंगा, आज नहीं। कल वो कौन सा है चैप्टर अभी बताया? नहीं नहीं, अभी जो केमिकल काइनेटिक्स हाफ नीट में, कल केमिकल काइनेटिक्स में मेरी क्लास लगी है, कल और परसों। तो कल पढ़ा दूंगा, बचा हुआ संडे को पढ़ाऊंगा। और मंडे को उसकी प्रैक्टिस, ट्यूसडे को उसका टेस्ट, और वेडनेसडे को उसकी आंसर की, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर लो अच्छे से। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स किस में आ रहा है? बैच 3 में आ रहा है, 1-2 में आ रहा है। तो 1-2 में केमिकल काइनेटिक्स क्यों आ रहा है? अच्छा, अगले संडे। बैच 3 में क्या आ रहा है? बैच 3 में टेस्ट में क्या आ रहा है? इस कल परसों जो संडे आएगा अभी, उसमें तुम्हारा टेस्ट नहीं है, फिर किसका है? तुम लोगों का है, बैच 2 वालों का है। 3 में अलग सिलेबस चलता है, 2 में अलग कि सेम? फिजिकल का अलग अलग। तो आपके टेस्ट में अभी क्या आएगा आगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो आपके लिए ठीक है, आप लोगों को भी टेस्ट देना। ट्यूसडे को तो मैं टेस्ट लूंगा ही ना अलग से, आप उसको दो। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या है, जरा गौर से देखो। इस चैप्टर की खास बात तो जरा देखिए, इस चैप्टर के बारे में पहले डिटेल दे देता हूं। देखो, ये एक छोटा चैप्टर है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इक्विलिब्रियम में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, और उन्होंने इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर डाल रखे हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पिछले 2 साल से जो पेपर बनना है, उसमें ये दोनों चैप्टर को क्लब कर देते हैं। वो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर उठाते हैं, बुक के हिसाब से नहीं, नीट के हिसाब से नहीं। वो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर उठाते हैं, और वो कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है। मतलब वो एक चैप्टर मानना है एनसीईआरटी वाले, और एक चैप्टर मानना है। तो इससे ये 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम से वो 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब दोनों चैप्टर मिला के। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोनों चैप्टर मिला के वो 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अभी पिछले लास्ट 2 साल में देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, जो चैप्टर छोटा है। आयनिक बड़ा है इसके रिलेटिवली, मगर आयनिक से क्वेश्चन कम आया है, इक्विलिब्रियम से ज्यादा आया है। तो जब लास्ट ईयर का पेपर आया तो मैंने भी इसको एनालाइज किया कि यार दोनों पेपरों में ये बवाल क्यों काटा है उन्होंने। तो मुझे एक आइडिया लगा कि वो
जो पेपर बना रहा है वो एनसीईआरटी की पेपर वो बुक को लेके बैठा है या नीट का सिलेबस लेके बैठा है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इतना पोर्शन है, तो वो आपस में उनको दो चैप्टर नहीं मानना है, इक्विलिब्रियम को एक मानना है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि केमिकल से वो ज्यादा क्वेश्चन डाल दे रहा है जबकि चैप्टर छोटा है। पहले हम लोग जब चैप्टर वाइज चलते थे तो हम ये कहते थे कि केमिकल से या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और आयनिक से या 1 आएगा या 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वहां 3 चैप्टर आपके पास और होते थे, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट। तो क्वेश्चन तो उतने ही आते हैं अभी भी, मगर चैप्टर 3 थे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जा रहा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, तो आप ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से आएंगे। अभी का जो सिनेरियो है वो ये है, वो मैंने लिख दिया है। अभी ऐसा चल रहा है, केमिकल से 2 से 3, आयनिक से 1 से 2। यदि इधर 3 हुआ तो इधर 1 हुआ, नहीं तो 2-2 हुआ। ठीक है, ये कंपोजिशन है। तो इससे 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में तो 33% है, मतलब 1/3 है थर्मोडायनेमिक्स का, और 1/3 क्या 1/4 भी कह सकते हो, जितना बड़ा थर्मोडायनेमिक्स है उसके रिस्पेक्ट में। तो यार ये अच्छा मौका है ज्यादा नंबर कमाने का। नहीं नहीं, खत्म होने में तो टाइम लगेगा, मगर थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं तो शुरू हुआ है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और जबकि हम लोग ने 2-2 घंटे की क्लासें ली है, मैक्सिमम क्लासेस उसकी 2-2 घंटे की हैं। अब जरा देखो, अब बात करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग की। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई कोई बता सकता है कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में? बताइए। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं जरा उसको सुनो। देखिए, जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा डिफिनीशन ये है, डिफिनीशन रेट बराबर होना नहीं है। डिफिनीशन ये है कि जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है उस स्टेट का नाम रख दिया जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ऐसा क्या है कि उस स्टेट का एक स्पेसिफिक नाम रखा जा रहा है। गौर सुनिए, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी सिचुएशन के बारे में पढ़ना है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 को। तो सबसे पहले जरा समझिए, जब कोई रिएक्शन होती है तो आपने बताया था कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो प्रोसेस पॉसिबल है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कुछ ऐसी बात आपने बताई कि ये देखो एक ग्राफ है जो टाइम वर्सेस डेल्टा जी है। यहां वाई एक्सेस पे हम लोगों ने डेल्टा जी ले रखा है, एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने प्रोसेस का टाइम ले रखा है कि हाँ भाई टाइम कैसा चल रहा है। ये देखो, अब यदि ये 0,0 है तो आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है। हमने ग्राफ में निगेटिव वैल्यू क्यों दिखाई है? क्योंकि इसकी निगेटिव वैल्यू पे प्रोसेस पास हो रहा है तो दिखाना पड़ेगा। अब मान लो कोई प्रोसेस है जिसका ग्राफ ये आया, तो अब ये सिचुएशन क्या बता रही है? ये बता रहा है कि यहां पर डेल्टा जी निगेटिव है, ये बता रहा है कि यहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट है वहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? 0। ये एक्स एक्सिस है तो इस पर वर्टिकल लाइन की वैल्यू तो 0 होगी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 है। तो इस पॉइंट को एक नया नाम दे दिया गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों दिया गया ये भी बताऊंगा। पहले तो ये हुआ कि इस पॉइंट का नाम उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट रख दिया है। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उस पॉइंट का नाम होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब दूसरा पॉइंट समझो, ये एक डायनेमिक स्टेट है।
डायनेमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक स्टेट का मतलब यह है कि रिएक्शन उस समय चल रही होगी, रिएक्शन रुकी नहीं होगी। डायनेमिक है, रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकंड में जितना प्रोडक्ट बनेगा उसी 1 सेकंड में उतना प्रोडक्ट डिसोसिएट भी हो जाएगा। मान लो 1 सेकंड में 2 मोल प्रोडक्ट बनता है और उसी 1 सेकंड में 2 मोल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो गया, तो चेंज इन प्रोडक्ट कितना आया? 0। चेंज नहीं आया, मगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल समझो तो ऐसा है, मेरे पास सपोज करो इस समय जेब में 400 रुपए है, ठीक है? तो इधर से मेरे को 10 रुपए मिले, इधर से 10 रुपए गए 1 सेकंड में, उसी 1 सेकंड में 10 रुपए आए, उसी 1 सेकंड में 10 रुपए गए, तो लेन देन का प्रोसेस चालू है, प्रोसेस तो नहीं रुक रहा है, मगर मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है? 0। क्यों? 10 रुपए ऐड हुए, उसी समय 10 रुपए माइनस भी हो गए, तो चेंज क्या है? 0। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, मगर प्रोसेस ऑन है, प्रोसेस चल रहा है। तो उनका कहना है कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस स्टेट को हम डायनेमिक स्टेट कह रहे हैं। इसका मतलब प्रोसेस ऑन है, रिएक्शन हो रही है, मगर नेट चेंज कुछ नहीं आ रहा है। नेट चेंज क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में भी, तो चेंज 0 आ रहा है। तो इसीलिए ये डायनेमिक स्टेट है, स्टैटिक स्टेट नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट एक डायनेमिक स्टेट है। अच्छा, जब डेल्टा जी 0 होता है तो इसका मतलब होता है इक्वल टेंडेंसी, इक्वल टेंडेंसी टू मूव इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। कौन कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब प्रोसेस की इक्वल टेंडेंसी है दोनों डायरेक्शन में जाने की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। रिजल्टेंट कितना है? 0, मगर उसके पास इक्वल टेंडेंसी है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, मगर जा कहीं नहीं रहा है, प्रोसेस रनिंग में है। जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हो, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, ठीक है, मगर डिस्टेंस कोई कवर नहीं हो रही है, उसी जगह पे खड़े हुए हो। एक सिंपल फॉर्म में डिस्टेंस कैलकुलेट होती है कि यदि तुम लीनियर दौड़ते तो इतनी डिस्टेंस दौड़ जाते, मगर कहां चले जाते हो? उसी जगह पे तो खड़े हो। तो उसी तरह का कुछ प्रोसेस है कि यार कवर कुछ नहीं हो रहा है, जितने मोल प्रोडक्ट बना उतने ही मोल प्रोडक्ट बिगड़ गया, मतलब खत्म हो गया। तो ये डायनेमिक स्टेट होता है, इक्वल टेंडेंसी होती है दोनों डायरेक्शन में जाने की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, अब जरा गौर समझिएगा। अब इसके बाद जरा एक पॉइंट और समझो, ये सारे पॉइंटों पे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा। अब जरा देखना यार, जब प्रोडक्ट बन भी नहीं रहा है और प्रोडक्ट बिगड़ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं भाई? 2 मोल बने और 2 मोल खत्म भी हो गए, तो चेंज कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product are constant। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू फिक्स होना, है ना? तो यहां पे 3 केस आएंगे। हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आया हो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आया हो तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो और प्रोडक्ट की वैल्यू कम और हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम आया हो तो रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? कभी भी आ सकता है, इसका मतलब यही हुआ।
उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हो सकता है रिएक्शन स्टार्ट हुई दूसरे सेकंड में आ गया, हो सकता है जब रिएक्शन 99.99% खत्म हो गई है तब आया, तो वो कभी भी आ सकता है। और जब आएगा तो उस पल भर के सेकंड के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। वो देखो उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। और जब कांस्टेंट होगा तो हो सकता है उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो सकता है प्रोडक्ट का ज्यादा और रिएक्टेंट का कम हो सकता है दोनों बराबर हो, जैसे ये। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम लोग कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। और यही प्रॉपर्टी यूनिक है, इसीलिए इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। नहीं तो इस रिएक्शन के होने में हजारों लाखों पॉइंट है यहां से यहां तक पहुंचने में, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्पेसिफिक पॉइंट को पढ़ने के पीछे रीजन है कि इस पॉइंट पर कुछ अलग प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। आप यहां पे हो तो डायरेक्शन डिफाइन है, आप यहां पे हो तो भी डायरेक्शन डिफाइन है, यहां पे डिफाइन नहीं है ना। तो ये एक अलग पॉइंट है, इस पॉइंट पे पूरी रिएक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। और इस पॉइंट को पढ़ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम है। हम बस इसी पॉइंट को पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो को, कि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो क्या क्या है, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो तुम कैसे पता लगाओगे कि अब रिएक्शन जाएगी किधर? क्यों? क्योंकि छाप चुके हो इक्वल टेंडेंसी है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो हम पूरे चैप्टर में इसी पॉइंट को बस पढ़ते रहेंगे। अब जरा देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जानते ही हो, कमजोर लोग होते हैं, पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर मैथमेटिकल लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। तो अब इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं, तीन कंडीशन जो है। जैसे मैंने डेल्टा जी का एक ग्राफ बना दिया, तो अब इन तीनों का ग्राफ कैसे आएगा? तो जरा देखो, तीनों का ग्राफ बनाते हैं। तो हमें तीन ग्राफ बनाने हैं। ये देखिए, इधर हुआ हमारा टाइम और इधर हुआ हमारा कंसंट्रेशन, ऐसे। अब इसके हमारे पास तीन ग्राफ, तीन कंडीशन है, तीन ग्राफ होंगे। अब ग्राफ कौन कौन से होंगे? तो जरा एक ग्राफ बनाइए पहली कंडीशन का, आप लोग पहली कंडीशन का ग्राफ बना दो भाई, जल्दी से आप लोग। पहली कंडीशन का ग्राफ बनाइए, दूसरी का बनाइए, तीसरी का बनाइए, जरा देखिए। हाँ बच्चों, अब बताते हैं। देखो, अब हम लोग वापस आते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि कंसंट्रेशन बराबर है इक्विलिब्रियम पर। तो अब आप बताओ, T इक्वल टू जीरो पे किसका कंसंट्रेशन होगा? क्या T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट होगा? नहीं। तो T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? जीरो। और T इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है कि नहीं? तो रिएक्टेंट का ग्राफ इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर आएगा, और हाँ, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और प्रोडक्ट का ग्राफ जीरो से ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या किया? रिएक्टेंट को नीचे से बराबर रखना है ना, और ये ऐसे। अब जरा देखो यार, ये प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इस जगह पे देखो, लाइनें क्या है? पैरेलल हो गई हैं। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, इसका मतलब टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। टाइम के साथ यदि किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट हो गया तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल, है कि नहीं? तो जहां पे लाइन पैरेलल हो रही है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यही तो बता रहा है।
अच्छा, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब इक्वल भी है, तो ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब आप गौर से मेरी बात को सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। आप जितने भी ग्राफ बना रहे हो वो टी इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक के बना रहे हो। टी से चालू किया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता है। इक्वल टेंडेंसी है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। तो हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे सब टी इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक के बनाएंगे। देखो, टी इक्वल टू से 0 से चालू हुए और जहां पे इक्विलिब्रियम आई वहीं पे ग्राफ आपने रोक दिया है। और ये इक्विलिब्रियम कैसे आई, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम है? ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की लाइन क्या स्टेट हो गई है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। कंसंट्रेशन कब कांस्टेंट होता है किसी रिएक्शन का? जब इक्विलिब्रियम आए। यदि इक्विलिब्रियम नहीं आई है तो कंसंट्रेशन या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो ग्राफ अपना जिगजैग फॉर्म में चलेगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ही हुआ कि उस जगह पे इक्विलिब्रियम आ गया है। अब आपने कहा इक्विलिब्रियम भी आया है और साथ में कंसंट्रेशन बराबर भी है, तो दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, क्योंकि हाइट बराबर होगी ना, हाइट ही तो कंसंट्रेशन है। अब दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब ये 3D डायग्राम तो है नहीं, 2D है। अब 2D है तो हम उसको कॉन्साइड दिखा रहे हैं, नहीं तो दोनों लाइनें बस पैरेलल आ रही होंगी। ठीक है, हाइट दोनों की बराबर है क्योंकि हाइट हमारा कंसंट्रेशन है। तो इसका ग्राफ ये आया। अब मान लो आपने कंडीशन ये छाप रखी है कि रिएक्टेंट बड़ा है, प्रोडक्ट छोटा है, तो यार ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अब यहां पे लाइन पैरेलल है, जहां पे लाइन पैरेलल है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब आप चेक करो, जब इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। हाइट क्या है? कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन ली थी ना, तो इस कंडीशन के हिसाब से ग्राफ बना दिया। तो जो ये बता रहा है वही ये बता रहा है, बस ग्राफ अलग अलग इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन की वैल्यू अलग अलग है। नहीं तो आप देखो दोनों ही स्ट्रेट लाइन हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस पे आ जाओ। अब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा है, तो भाई ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। कहां पे पैरेलल हो गए? यहां पे हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है जहां पे पैरेलल हो गए। जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट कम है, तो देखो रिएक्टेंट की हाइट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट की हाइट ज्यादा है। तो जो बातें हम लोगों ने लैंग्वेज में लिखी उसी को ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला पॉइंट, अभी इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, बस पॉइंट सारे लिख दूं। अच्छा, आपने कहा जब इक्विलिब्रियम आएगा डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा। जहां डेल्टा जी 0 होता है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ये डायनेमिक होता है, इक्वल टेंडेंसी होती है दोनों डायरेक्शन में मूव करने की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, अब बताओ यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो देखो, अब इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, 1 सेकंड में 10 रुपए मिले, उसी 1 सेकंड में 10 रुपए चले गए, तो आने का रेट 10 डिवाइडेड बाई 1, जाने का रेट 10 डिवाइडेड बाई 1। बस एक का साइन पॉजिटिव आ रहा है, एक का साइन नेगेटिव, तो रेट बराबर है ना? चेक करो, है कि नहीं? आने का रेट 10/1, जाने का 10/1। यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट बराबर होगा ही होगा, नहीं तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रहेगा? आने का रेट ज्यादा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। आने का रेट 20 मिल रहा है, जा 10 रहे हैं, तो देखो वैल्यू बढ़ गई 10, क्योंकि तुमने कहा आने का रेट ज्यादा है। मान लो जाने का ज्यादा है, 10 मिल रहा है, 20 जा रहे हैं, तो वैल्यू कम हो गई, तो कांस्टेंट कहां रह पा रही है? तो यदि आप ऊपर छाप के आ गए हो कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक रेट बराबर रहता है। तो यदि ये कंडीशन सही है तो अपने आप दूसरी कंडीशन सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा कब? रिएक्शन तो चल रही है, तो रिएक्शन चल रही है तो इसका मतलब आने और जाने का रेट बराबर होगा, तभी तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह पाएगा, है कि नहीं? मैं 1 सेकंड में 10 मीटर आगे जाता हूं, उसी 1 सेकंड में 10 मीटर पीछे आता हूं, तो 1 सेकंड के बाद चेंज 0, मगर
जाने का रेट और आने का रेट सेम है, तभी तो उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं छापने जा रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे बराबर है। मगर क्यों बराबर है, उसके पीछे का रीजन समझ रहे हो? क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए दोनों के रेट बराबर करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे। मतलब ये है कि नहीं? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर है। आपने कहा यार नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, इसका ग्राफ कौन बनाएगा? मैंने कहा हम दोनों लोग मिलके बनाएंगे। ये देखो, देखिए बच्चों, ये रेट है वाई एक्सिस पे और ये टाइम है। तो रेट को क्या करना है? बराबर। क्यों? कंसंट्रेशन को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो रेट बराबर रख लो यार। ये देखो, अब जरा गौर से समझिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड कौन होगा भाई? जब रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा ना, ऐसे ही तो चलेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रेट डिक्रीज होगा। तो ये फॉरवर्ड वाला है और ये बैकवर्ड वाला है कि नहीं? और बराबर हो गए। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए रेट बराबर करना होता है, ध्यान रखिएगा। और कंसंट्रेशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो ऑटोमेटिक रेट बराबर इक्विलिब्रियम पे होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आई, हम ऐसे पढ़ते हैं कि रेट बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम आएगी। उल्टा बोल रहे हैं। यदि उसने कहा कि करेक्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। डिफाइन यहां से किया गया है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है उस जगह को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इस जैसे ही डेल्टा जी जीरो हुआ, इक्विलिब्रियम आया, तो ये चीजें अपने आप डिफाइन हो जाती हैं, स्टेबलाइज हो जाती हैं। क्या? कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रेट बराबर, ये सब अपने आप डिफाइन हो जाता है। तो मेन कंडीशन है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। और डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं, डेल्टा जी लिख रहा हूं बार बार, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, ध्यान रखो। स्टैंडर्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है। ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना? इसका कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों ने कहा ये इक्विलिब्रियम स्टेट की डिफिनीशन है। अब इस डिफिनीशन पर कोई क्वेश्चन आ सकता है? तो मैंने कहा हाँ आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, किस डिफिनीशन पर? एक तो ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट की है, तो वो तो आप लिखी है, टिक कर दोगे। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बताता हूं, ठीक है? आप देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या सही है। ध्यान दो। सेलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन when 2 mole of hydrogen react with 4 mole of iodine and form 1 mole of HI after
10 सेकेंड एट इक्विलिब्रियम। अब जरा देखो, मैंने ग्राफ बना दिए आपके लिए। तो देखो, ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आपको आंसर बताना है। डाटा क्या है? 2 मोल ये, 4 मोल ये, एक ये बना है। अच्छा, अब जरा देखो, अब इस डाटा के हिसाब से कौन सा ग्राफ होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये बात की है, तो यार सिंपल सी बात है कि यदि कोई डाटा देके ग्राफ पूछ रहा है तो जीरो से हमेशा किसका ग्राफ स्टार्ट होगा? प्रोडक्ट का। ऊपर से हमेशा कौन आएगा? रिएक्टेंट। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात, जीरो से हमेशा कौन स्टार्ट होगा? प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये ग्राफ ही गलत है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट है प्रोडक्ट, जीरो से स्टार्ट है प्रोडक्ट, जीरो से स्टार्ट है प्रोडक्ट, तो ये वाली कंडीशन तो सही है। अब वैल्यू इनिशियल में किसकी ज्यादा है? आयोडीन की। इसका मतलब सबसे ऊपर से आयोडीन आएगा। आयोडीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। अच्छा, ये गलती हो चुका है, तो यार इस पे भी उसने बना रखा है ग्राफ कि हम निकाल ना पाए क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बात आ रही है कि ग्राफ जाएगा कैसे, तो अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बेसिक बातें हैं उस पर ये तीनों ग्राफ सही हैं। भाई बेसिक बात क्या है? बेसिक बात है कि प्रोडक्ट जीरो से उठेगा, तीनों में उठ रहा है। बेसिक बात क्या है? सबसे ऊपर से आयोडीन आएगा क्योंकि आयोडीन के मोल ज्यादा है, तो वो भी ठीक है। तो अब देखना है कि इक्विलिब्रियम में किसकी वैल्यू क्या क्या है। तो देखो, 2, 4, 0। अब ये 1 मोल बना है इक्विलिब्रियम पे, 2 बनता है तो 1 खर्च होता है, 1 बनेगा तो आधा खर्च होगा। 2:1 है, जितना ये बनेगा उसका आधा ये खर्च होगा। तो जब ये 1 बना है तो आधा खर्च हो गया, तो ये 3.5 बचा। जितना ये बनेगा उसका आधा ये खर्च होगा, तो 1 बना है तो ये भी 0.5 खर्च हो गया। इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर लाइन किसकी होगी? आयोडीन की। क्यों? आयोडीन की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे सबसे ज्यादा है। तो क्या सबसे ऊपर लाइन आयोडीन की है? नहीं, गलत है। क्या सबसे ऊपर लाइन आयोडीन की है? हाँ, सबसे ऊपर लाइन आयोडीन की है। हाँ, फिर किसकी आएगी? हाइड्रोजन। क्या सबसे ऊपर हाइड्रोजन की है? नहीं, तो बस सबसे ऊपर हाइड्रोजन की है, सबसे नीचे ये। तो ये आंसर आ गया। तो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो एक डाटा लिख देंगे सिंपल सा, उसके हिसाब से ग्राफ कौन सा सही है। मतलब आपसे ये ग्राफ बनाया गया है, ये वाला ग्राफ। एक तो ये आ सकता है, इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम का है वो तो तुम पकड़ ले जाओगे क्योंकि ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तंगी आएगी। मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा और साथ साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर भी इन्वॉल्व है। ये सब हमने मोल कॉन्सेप्ट से किया है और ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम से डरा किए।
आ? नहीं, ऐसा नहीं देख सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पता नहीं किसके मोल ज्यादा हो। भाई मान लो जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, 4 मोल हाइड्रोजन लिया है, 2 मोल नाइट्रोजन लिया है। अब इक्विलिब्रियम जब आएगी तो नाइट्रोजन के मोल ज्यादा होंगे। हाँ, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट फिक्स है कि जिसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा है वो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट होगा, मगर एंड ऊपर होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, वो तो रिएक्शन बताएगी। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू निकाल लो, तो जब इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू आ जाएगी तो हमें यह पता चल जाएगा ग्राफ एंड कहां पे होगा। तो हमें पता चल गया कि स्टार्ट तो सबसे ऊपर आयोडीन होगा क्योंकि वैल्यू सबसे ज्यादा है शुरुआत की। एंड वैल्यू पता नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो पता नहीं कितना कौन बचेगा, तो वो सॉल्व करने से पता चलेगा। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है। अब मैंने कहा जरा देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अभी हमने पढ़ी इक्विलिब्रियम स्टेट की डिफिनीशन, तो लोगों ने कहा ठीक है यार मान लेते हैं। तो अब जरा देखो उसी बात को जो अभी पीछे पढ़ा के आया हूं उसको फिर पढ़ाते हैं, मगर अब दूसरी तरीके से। केमिस्ट्री है, एक ही चीज को घिसते रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, एक ही चीज को उल्टी सीधी तरीके से खींचते रहते हैं और नए नए नाम देते रहते हैं। अब जरा देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ठीक है? उतनी बात समझ में आ गई सबको क्या जो पढ़ाया है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आई तो आपने हमसे क्या कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो हमने कहा यार ये तो बता के ही आए। तो इन्होंने यहां पर एक रहता फैलाया, क्या है जरा समझना। देखिए हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, N1A N2B, ऐसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा रेट इक्वेशन लिखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड है आगे जाने का रेट। तो मैंने कहा भाई इक्वेशन हमेशा ऐसे लिखी जाती के। अब बताओ फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, ये याद है ना सबको, AT⁴N1, एलिमेंट्री मान के चल रहे हैं, पावर लगा दी है तो आप तो समझते ही हो कॉम्प्लेक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब रिएक्शन को मैंने एलिमेंट्री मान रखा है, तभी तो कॉफिशिएंट पावर है। तो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में जितनी रिएक्शन है सबको तुम एलिमेंट्री मान के कर रहे होते हो, नहीं तो बिना देखे पावर कैसे चिपका दोगे? हमने साफ साफ केमिकल इक्विलिब्रियम में चिल्ला रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉफिशिएंट ऑर्डर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां तो धड़ाधड़ चिपकाए पड़े हो, जो कॉफिशिएंट है वही पावर मार दी, तो इसका मतलब तुमने ये रिएक्शन एलिमेंट्री मान रखी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जितनी रिएक्शन सबको तुम एलिमेंट्री मान के चल रहे हो, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर किसी को कंफ्यूजन कैसे कर दिया? रेट की यही इक्वेशन ही होती है, रेट ला ऐसे ही तो लिखा है बार बार, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। ऑर्डर यहां क्या है N1, क्यों एलिमेंट्री है। अच्छा जरा इसको मानो, इसका निकालो। अब रिएक्शन इधर से इधर हो रही है, तो जब रिएक्शन इधर से इधर हो रही होगी तो भाई एक आ गया रेट कांस्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है, ये है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट ये है ना, तो यार ये आ गया ऐसे, ठीक है कि नहीं? अब तुमने कहा कि जब इक्विलिब्रियम आएगी एट इक्विलिब्रियम तो रेट बराबर होंगे। मैंने कहा हाँ भाई, ये हम लोग अभी पीछे बता के आए हैं। तो उन्होंने कहा रेट को बराबर कर दो, तो हम लोगों ने रेट को बराबर कर दिया, KF AT⁴N1 KB BT⁴N2। अब यार हम लोगों ने क्या किया, इधर उधर कर दिया इसको थोड़ा सा, कांस्टेंट एक साइड ले गए और कंसंट्रेशन एक साइड ले आए। ये देखो है। अब जरा देखो आया क्या, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन का रेशियो निकल के आया है। ये देखो कि जब इक्विलिब्रियम आएगी तो उनके कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेशियो भी कांस्टेंट होगा,
है कि नहीं? कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस रेशियो का एक नया नाम रखा। ठीक है, इस रेशियो का एक नया नाम रखा कि यार ये जो है एक नया नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको नाम दिया इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो तुम लोग रहता फैलाते रहते हो उसके पीछे का रीजन, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हो, ध्यान है, ऐसे ही तो लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जबकि वो आती इधर से है, और जब इधर से आती है इसका मतलब तुम पावर डायरेक्ट छापते रहते हो, और डायरेक्ट पावर तभी छाप पाओगे जब एलिमेंट्री मान के चलोगे। तो इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में जितनी रिएक्शन है सबको तुम एलिमेंट्री मान के सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो ये इक्वेशन तुम लिख ही नहीं सकते हो। यदि वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पावर में कैसे आएगा, पावर में तो कुछ भी आ सकता है। फिर बात समझ रहे हो, क्योंकि वो वहां से इक्वेशन आई है। तो हम हर क्वेश्चन में इतनी बार ये करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम इस रेशियो को एक नया नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, आप अच्छे से देखो, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म आया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं। केमिस्ट्री वाले हैं, एक काम को 3 बार करते हैं तब तो थोड़ा बहुत समझ में आता है अपने को, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी मन की आंखों से देखनी पड़ती है। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू किसके बराबर है, इस रेशियो के बराबर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू किसके बराबर है, इस रेशियो के बराबर है। तो एक बार इसके रिस्पेक्ट में, एक बार इसके रिस्पेक्ट में डिफिनीशन लिख दो। ये कौन है, रेट कांस्टेंट है ना, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो मैंने कहा भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। जो मैथ्स में लिखा है इसी को लैंग्वेज में छाप रहे हैं, एक ही काम को 10 बार कर रहे हैं बस। किसी ने कहा नहीं मजा नहीं आया और लिखो, मैंने कहा ठीक है, अब इसके फॉर्म में लिख दो। तो बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी लिख दिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ concentration of product and concentration of reactant। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर होता है। ये देखो, हाँ तो रेशियो पावर के साथ लिख रहे हैं, विदाउट पावर नहीं लिख रहे हैं, है ना, पावर इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं इंक्लूड है, पावर इंक्लूड है। अच्छा ये बात आई, ठीक है यार, तुमने बताया कि इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने किया क्यों, ऐसा इसलिए किया कि जब भी कोई डाटा निकालना है तो यहां से चालू करना पड़ेगा। तो ये हुआ, यहां से चालू करके बार बार यहीं तो पहुंचोगे रेशियो निकालने के लिए, तो बार बार इतना काम क्यों करो। तो उन्होंने मक्कारी बस एक नई हेडिंग इंट्रोड्यूस करा दी, एक नया नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम डायरेक्ट इक्वेशन में अब यही लिख दिया करेंगे, इतना काम नहीं किया करेंगे, नहीं तो स्टार्ट यहां से होता है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस रेशियो का एक नया नाम रखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको नया नाम है तो नया सिंबल से रिप्रेजेंट किया ई क्यू, के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये मैंने इसके डिफिनीशन लिख दी, जो लिखा है वही लिख दिया। तो हो सकता है एक क्वेश्चन इस पे बन जाए, और इस पर तो लाखों क्वेश्चन बनेंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दे दिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दे दिया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया। तो किसी ने कहा कैसे, मैंने कहा भाई ऐसे पूछ सकता है,
देखना जरा, ये वही क्वेश्चन है कि नहीं, पहले ये देख लो। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाँ वही है। अब ये आपके पेपर में आया है 95 में। तो देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आपको रेट कांस्टेंट दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट दिया है बैकवर्ड रिएक्शन का, आपसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, इसी के बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, और अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे। ओ वैल्यू डाल दो, तो 1.1 इंटू 10 की पावर -2, इसकी बताना भाई 1.5 इंटू 10 रेस्ट की पावर -3। तो कट्टम काट खेला तो ये आ गया, और थोड़ा कट्टम काट खेला तो ये आ गया, और थोड़ा हम लोगों ने कट्टम काट खेला तो ये, इसको बताओ 2 2, तो 7.33 है कि नहीं। तो रेट कांस्टेंट पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, रेट कांस्टेंट खुद कांस्टेंट है तो ज्यादा क्वेश्चन घूम ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी खुद नहीं चेंज होती है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है। तो अब इस पर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते इस रेशियो पे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू खुद एक कांस्टेंट है। एक रिएक्शन के लिए एक ही रेट कांस्टेंट आएगा, फॉरवर्ड के लिए एक वैल्यू, बैकवर्ड के लिए एक वैल्यू। अब पूरी रिएक्शन में कुछ भी करते रहो, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। पीछे पढ़ा के आए हैं कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन। यार रिएक्शन ही चेंज कर दोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। आपने देखो रिएक्शन चेंज की, रेट कांस्टेंट चेंज हुआ। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई, एसिड और अल्कोहल बना, ये एक अलग रिएक्शन है, इसीलिए इसका रेट कांस्टेंट लिखा आपने KF। अल्कोहल एसिड से रिएक्शन कर रहा है, एस्टर बना रहा है, ये एक अलग रिएक्शन है, इसीलिए इसके रेट कांस्टेंट को लिखा KB। अब इस रिएक्शन के अंदर आप कुछ भी करो, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी तो हम इन पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसीलिए इन पर सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बन पाता है जो लिखा है, ज्यादा क्वेश्चन घूम ही नहीं पाता है। इसी वजह से सारा क्वेश्चन हमको, अभी ये भी कराएंगे क्वेश्चन, सारा कुछ यहां पे आ जाता है कि इस जगह से सारे क्वेश्चन अब आपको बनाने हैं। तो अभी तो हम लोगों ने डिफिनीशन छापी है कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसी ने कहा ठीक है सर डिफिनीशन बना ली, मगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किस लिए आपने एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करा दी है, रिप्रेजेंट क्या करता है। तो अब गौर समझो, इसकी वैल्यू क्या बातें रिप्रेजेंट करती है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। हाँ अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट क्या करता है। देखो मैं मैथमेटिक फॉर्म में लिखना चाहता था, रिएक्शन, हाँ यार रिएक्शन, ठीक है, परसेंटेज या रिएक्शन यील्ड, रिएक्शन परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विलिब्रियम। गौर समझिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन कितनी ज्यादा हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम जब आया है, जब इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्शन कितने परसेंट खत्म हो गई थी। जैसे हो सकता है 2% रिएक्शन चले इक्विलिब्रियम आ जाए, हो सकता है 90% रिएक्शन खत्म हो जाए तब इक्विलिब्रियम आए, हो सकता है 99% रिएक्शन खत्म हो जाए तब इक्विलिब्रियम आए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताता है कि इक्विलिब्रियम आया कब है, जल्दी आया है या देर में आया है। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब देर में आया है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कांस्टेंट मगर बहुत ज्यादा है कि नहीं। और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो गया इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब रिएक्शन ज्यादा होगी।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले ये बताता है कि जितनी बड़ी वैल्यू उतने ज्यादा परसेंट में रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितनी ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट हुई है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता देता है। मतलब वो ये बता देता है कि जब इक्विलिब्रियम आया है तो शुरुआत में ही आया है, मिडिल में आया है, लास्ट में आया है। यदि वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादा हो गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन खत्म होने के आसपास आया है। तो पहला पॉइंट तो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन खत्म हुई है कि नहीं। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई है। तो अब रिएक्शन थोड़ी बताएगी कि हाँ भाई मैं कंप्लीट हो गया हूं, तो उनकी के की वैल्यू दी होती है। तो जितनी ज्यादा बड़ी के की वैल्यू है इसका मतलब वो रिएक्शन उतनी ज्यादा खत्म हुई है। तो इस पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखो एक रिएक्शन मैंने ये लिख दी, अब रिएक्शन ना आपको बताने वाली ना हमें बताने वाली, क्यों, उसके पास थोड़ी दिमाग है कि चलो यार बच्चों को बता दे कि हम खत्म होने वाले हैं, है कि नहीं। और एक ही ये रिएक्शन लिखी है, ये देखो, अब मैंने पूछा कौन सी रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है, ठीक है, विच रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेट कंप्लीट। अप्रोक्सीमेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्शन खत्म होने से पहले आएगा ना यार, है कि नहीं। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट कंप्लीट। तो हमें कुछ नहीं देखना है, के की वैल्यू देखनी है। हमने देखा कि यार एक मैंने लिखा ए पहले खत्म हो गई है, एक में लिखा बी पहले खत्म हो गई है, एक में लिखा हम कह नहीं सकते, निकम्मे नाकारा हैं हम लोग, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक में लिखा कि दोनों बराबर टाइम की खत्म होंगी, बोथ इक्वल परसेंटेज कंप्लीट। तो अब क्या है, जिसका के बड़ा उसकी इक्वेशन बड़ी, मतलब वो ज्यादा कंप्लीट हुई। तो के की वैल्यू ये पॉइंट रिप्रेजेंट करती है, उस पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा हमारा, यदि बना तो। अच्छा यहां तक खींच लिया हम लोगों ने पॉइंट को। अब जरा देखिए, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है तो कब आया है, जब इक्विलिब्रियम आई है। और इक्विलिब्रियम में कोई चीज तो चेंज नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, रेट बराबर है, इक्वल टेंडेंसी है। इस वजह से गौर से सुनिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, आपको बस इस पॉइंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। तुम पढ़ लोगे, याद भी रहेगा, मगर यूज करते समय भूल जाओगे। पॉइंट में दिक्कत यहां है, क्या, गौर सुनो, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी की तरह है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब रिएक्शन में आप क्या करते हो उसको कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर चेंज होगा तभी वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो नहीं चेंज होगा। आप कुछ भी करोगे रिएक्शन आगे जाएगी पीछे जाएगी, मगर वो रेशियो फिक्स है, वो रेशियो फिक्स है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो रेशियो। ठीक है, ध्यान रखिए, रेशियो को फिक्स किया गया है, कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं किया गया है, ये रेशियो था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आप रिएक्शन में कुछ भी चेंज कर लो। हाँ ये भी टाइम आने पे बताएंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हाँ देखो बेटा, आपका भी क्वेश्चन अभी बताता हूं। यदि आप वैल्यूम ऑफ वेसल चेंज करते हो कि हाँ भाई वेसल का वैल्यूम चेंज कर दिया, ठीक है, कि हम वेसल का वैल्यूम चेंज कर रहे हैं, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, हम सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं, हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम इनर्ट गैस मिला रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप फोकस सिर्फ मेन पॉइंट पे रखो, क्या टेम्परेचर चेंज है? नहीं, तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं। क्या चेंज कर रहे हो उसको समझो ही नहीं यार, क्योंकि चेंज तो हजारों चीजें हो सकती हैं, तो हम हजारों चीजों पे क्यों जाएं, हम सिर्फ उस पे जाएं कि जिसके चेंज होने से वो चेंज हो रहा है। बस हमें ये देखना है टेम्परेचर चेंज है, नहीं तो वो कुछ भी कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बस सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है करने दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी मगर बाकी सबकी वैल्यू चेंज होगी। हम लोगों ने सिर्फ इतना लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये नहीं लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, वो सब चेंज होगा। हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज होने से मना किया है। तो यदि टेम्परेचर नहीं चेंज है तो वो कुछ भी करता रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी मत चेंज करना। अब ये पॉइंट पूरे चैप्टर में हजारों बार लगेगा, आप दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लो, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बार बार लगता है। और बड़े कॉन्सेप्ट के साथ जब ये चिपकेगा ना तो तुम महसूस ही नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा फोकस सारा बड़ा कॉन्सेप्ट पे होगा, इस पे होगा ही नहीं, और ये अपना धीरे से खेल करके चला जा रहा होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू हम कभी नहीं चेंज करेंगे, कभी भी नहीं चेंज करेंगे। आप बाकी क्या करते हो उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना, करते रहो, मगर हम इस वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे। बच्चों ने कहा सर ठीक है, मैंने कहा ठीक है। आपने क्या बेटा पूछा था, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाँ वो आ रहा है। अब देखो, आपने कहा सर ऐसा थोड़ी चलता है, एक क्वेश्चन तो मार दो, मैंने कहा लो, which of the following will not affect the value of equilibrium constant? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो किसी का नहीं पड़ेगा टेम्परेचर छोड़ के, है कि नहीं? आपने कहा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर छोड़ के किसी का नहीं पड़ेगा। बस देख लो टेम्परेचर कहां लिखा है, ये इसका पड़ेगा, इसके अलावा किसी का नहीं पड़ेगा। तो बी छोड़ के ये, बात समझ पाए? आपने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, इसके अलावा वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो कुछ भी करते रहो। तो आंसर डी क्यों है समझ रहे हो? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा सर ठीक है, इस पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता था आपने बना दिया, करा दिया, मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब जरा देखो अगला पॉइंट, यहां से खूब क्वेश्चन बनेंगे। जो ये बच्ची पूछ रही है मगर मैंने 2 बार हो गया बताया ही नहीं, अवॉइड मार दिया है, तो अब उसको पढ़ाते हैं। देखो अब गौर समझिए, अगला पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ये फर्जी टाइप का पॉइंट है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पॉइंट सिर्फ पेन कॉपी पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या है जरा बताता हूं, देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिवर्सेबल रिएक्शन। अब जरा गौर समझिए, ये हम लोगों ने जो लिखा है ये आप जानते हो, देखना आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, बस पीछे आ जाओ, यही तो कोएफिशिएंट है। जब ये अलग हो जाएंगे तो ऑर्डर अलग हो जाएगा, ऑर्डर अलग हो जाएगा तो रेशियो की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये बात तो हम पीछे ही से समझा के आए हैं, मगर अब जरा समझो, किसी रिएक्शन का कोएफिशिएंट थोड़ी चेंज होता है भाई। यदि हम कह रहे हैं अमोनिया बनना है तो अमोनिया में 1 ग्राम डालो नाइट्रोजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन डालो, तब भी वो उसी रेशियो में रिएक्शन करेंगे, N2 + 3H2 2 अमोनिया।
हजार हजार ग्राम डालो तब भी उसी रेशियो में करेंगे, है कि नहीं? तो वो रेशियो तो फिक्स है यार, तो कॉफिशिएंट तुम चेंज ही कैसे कर सकते हो? तो नेचुरली ये कभी चेंज ही नहीं होता है। मगर हाँ, पेन कॉपी पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, खिलाड़ी आदमी है हम लोग तो। पेन अपना, कॉपी अपनी, हम कुछ भी करेंगे यार। अपना नाम लिखें आप दूसरे का नाम लिखें, क्या मतलब है तुम्हें? तो यार ये सब पेन कॉपी पे चल रहा होगा बवाल, रियलिटी में कुछ नहीं होगा। क्यों? जब रियलिटी में रिएक्शन होती है वो हमारे बस में नहीं है, वो तो अपना उसी रेशियो में करेगी, उसका रेशियो कभी नहीं चेंज होता, मतलब उसका कॉफिशिएंट कभी नहीं चेंज होता है। तो ये सिर्फ पेन कॉपी वाला काम है, मतलब थ्योरेटिकल काम है। अब इसको जरा गौर समझो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन। यदि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। और ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम इक्वेशन ही यहीं से उठा के लाए हो। ये देखो पावर, भाई जो पावर है, जो कोएफिशिएंट है वही तो पावर है कि नहीं? तो तुम ये चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब जब पावर चेंज हो जाएगी तो अपने आप रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कांस्टेंट है ना, अब तुम इसको चेंज कर रहे हो ना, है? तो अब ये चेंज होने पर होता कैसे है चेंज? आपने कहा भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, तो कोई पूछेगा जरूर, चेंज होगी तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कैसे क्या होगा? तो अब जरा इस पर ध्यान दो, इस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है इस पॉइंट पर। तो देखो रूल नंबर 1, सुनते जाइएगा, बहुत हल्के से रूल है समझने में, आप कितना समझ पाते हो बस ये पकड़ना है। देखिए ये एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ठीक? अब मैंने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1। अब हम कोएफिशिएंट चेंज कर रहे हैं। अब कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो मैथ्स के हिसाब से ही चेंज करोगे, तो या तो यार किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे या किसी चीज से डिवाइड करोगे। तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, पूरी इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? अभी देखो पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए हैं, तो जब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इक्वेशन में भी करते हैं और साथ में जो बगल में वैल्यू होती थी डेल्टा एच उसमें भी करते थे, ध्यान है? मगर यहां पे नहीं करते हैं, यहां पे नहीं करते हैं। अब जरा समझना, और मैं रीजन भी पूछूंगा तुमसे। अब जरा देखो, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, गौर सुनिएगा, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो इसके पावर में चली जाएगी। नया जो कांस्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चली जाएगी, मल्टीप्लायर में नहीं जाएगी। अब जरा समझो क्यों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक एक ग्राम रिएक्शन कराओ या 10-10 ग्राम कराओ, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है? आपने खुद कहा है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिस्टम के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जिस चीज का मल्टीप्लाई इसमें करोगे उस पर मल्टीप्लाई इसमें नहीं आएगा। ये अपना पता नहीं किस हिसाब से अरेंज करेगा चीजों को। तो ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स वाला रूल यहां मत चिपका देना कि 2 का मल्टीप्लाई मारा तो सब में मार दिया तुमने उठा के। यहां पर रिएक्शन के अलग रूल चलेंगे, इसके अलग रूल चलेंगे। जिस चीज का मल्टीप्लाई मारोगे वो पावर में जाएगा, पहला रूल, जिस चीज का मल्टीप्लाई मारोगे वो पावर में चला जाएगा पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो नया इक्विलिब्रियम क्या आएगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n। मैं एक साथ सारे रूल पढ़ा देता हूं फिर क्वेश्चन कराएंगे। अब रूल नंबर 2, वैसे 2 की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स वालों के लिए कोई जरूरत नहीं है। देखो अब यदि मान लो किसी चीज से डिवाइड करते हो, तो जब किसी चीज से डिवाइड करोगे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1/n कर देगा। पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर क्या आ जाएगी 1/n। जब तुम n से डिवाइड करते हो तो तुमने n से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 1/n हो जाएगा। और इस चीज को आप चाहो तो एक ही रूल याद रखो, यदि n से डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 1/n से। तो वही तो रूल लगा है कि जो मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला गया। तो पहला और दूसरा एक ही बात है,
है ना। ठीक है, तो ये सस्ता कॉन्सेप्ट जबरदस्ती इसलिए बनाया गया जिसे बच्चों को समझाया जा सके। ठीक है, कि आराम से थोड़ा हजम करने के लिए चलो इसको अलग से लिख दो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि n से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/n से मल्टीप्लाई करना, और देखो वही हो रहा है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे तैयार कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो पुराने इक्विलिब्रियम की पावर में चला जाएगा, जिससे डिवाइड करोगे वो भी पावर में जाएगा, मगर 1/n में, कि 1/n हो जाएगा। n से डिवाइड किया तो 1/n, 2 से डिवाइड किया तो 1/2, 3 से डिवाइड किया 1/3। ठीक है, ये दो रूल बताए। अच्छा, अब तीसरा, जब तुम रिएक्शन को पलटोगे, जैसे अभी रिएक्शन लिखी थी A इक्वल टू बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब यदि कोई कहता है B इक्वल टू A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पलट जाएगा, 1/k आ जाएगा। रिएक्शन पलटोगे तो इसकी वैल्यू 1/k में आएगी। ये देखो ऐसे, रूल नंबर 3। अब ये 3 आ गए, एक लास्ट एंड फाइनल, फिर इन पे हम लोग खूब क्वेश्चन करेंगे 10-15 मिनट। अब देखो रूल नंबर 4, यदि आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, जैसे ये देखिए, ये दो रिएक्शन है, इसका K1 है, इसका K2 है। अब किसी ने कहा इस रिएक्शन का बताओ, तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से ये आ जाएगा, चेक करो। तो जब रिएक्शन ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाएंगे। ये देखिए, जब रिएक्शन ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाएंगे। ये देखिए, ऐड दो तरह का होता है, एक खुली आंखों से जो दिखता है जैसे ये दिख रहा है, एक जो मन की आंखों से दिखेगा। जैसे देखो, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, और जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐड हुआ है। अब मैंने कहा इसका बताओ, ये K1 है, ये K2 है, तो ये ऐड ही तो हुआ है। तो जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो B कट जाएगा। इक्वेशन को इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। ये देखो, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो अब दो बातें मेरी ध्यान रखना, ये तो मैंने पढ़ाया है, अब इसको अप्लाई करना टफ होता है। टफ तो नहीं होता है, इक्वेशन को मैथ्स की तरह सॉल्व करोगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करके आए, तो रूल हम कोई नया नहीं पढ़ेंगे, इक्वेशन को बिल्कुल मैथ की तरह करो, जैसे करना चाहते हो इस वाले केस में, क्योंकि वहां तो इक्वेशन ही नहीं चेंज हो रही, सिर्फ मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो रही। तो जब रूल नंबर 4 लग रहा हो तो इसको बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो, कि भाई ये इक्वेशन है, ये लानी है, कैसे लानी है आप देख लो, अल्टी पल्टी मारो फिर जोड़ो, जैसे मैथ्स में बताया था। ठीक है, और के पे अलग रूल लगाओगे, इक्वेशन को मैथ की तरह सॉल्व करोगे, और के में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जिन इक्वेशन को ऐड करोगे उनके के मल्टीप्लाई कर दोगे, जिन इक्वेशन को ऐड करोगे उनके के मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हो। तो जरा देखो, इसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का फंसता है, ये तो बच्चे खींच ले जाते हैं, कर ले जाते हैं। अब जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए एक एक करके मैं सब पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, और फिर बहुत सारे जो पेपर में आए वो भी करा देते हैं। तो पहले तो आप ये वाला देखो, ये देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। अब मैंने इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, पहले मैंने कहा यार इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, बताइए। आपने क्या किया है, किसी नंबर से डिवाइड किया है, देखो 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, 2 से डिवाइड किया ये 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया। इसका मतलब 2 से डिवाइड किया है, तो जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो पावर में चला जाएगा 1/, में। तो भाई नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, अंडर रूट के, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब अंडर रूट के। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने कहा इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, देखिएगा आप देखते जाइएगा, आंसर बताते जाइएगा।
अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया? तो आपने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई, हमारा 2N2O5 था, अब 4N2O5 है, 4 था 8 हो गया, 1 था 2 हो गया। इसका मतलब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा, तो के स्क्वायर आ गया। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जब आप जिद कर रहे हो तो मैंने कहा क्वेश्चन को थोड़ा और इधर उधर कर लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, इसका बताओ, हमारा बेस पहली इक्वेशन है। अब जरा देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार एक रूल लगे, 2 रूल एक साथ भी लग सकते हैं। तो अब देखो 2 रूल क्या हुए, आपने देखा N2O5 यहां है और यहां N2O5 यहां है, वहां लेफ्ट में है यहां राइट में है, इसका मतलब इक्वेशन को पलटा गया है? यहां पे N2O5 क्या है, रिएक्टेंट, यहां पे N2O5 क्या है, प्रोडक्ट, इसका मतलब तुमने रिएक्शन को पलटा है। तो रिएक्शन पलटोगे तो के पलट जाएगा, एक काम हो गया। मगर साथ साथ तुमने एक और काम किया है, 2 का मल्टीप्लाई भी किया है, क्योंकि कॉफिशिएंट 2 है और यहां कॉफिशिएंट 4 है, तो तुमने रिएक्शन को पलटा भी, 2 का मल्टीप्लाई भी किया। इसका मतलब 2 रूल एक साथ लगाए, तो मैं एक एक करके मैंने लगा लिया, रिएक्शन को पलटा, के पलट गया, आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में। तो अब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये है ना, ये देखो 2 रूल आपने एक साथ चिपकाए हैं, रिएक्शन को पलटा और साथ साथ में 2 का मल्टीप्लाई भी किया। ये वाला स्क्वायर की, ये वाला मेन रिएक्शन ये है, ये क्वेश्चन है। बाकी सब तो मैं क्वेश्चन की वैरायटी बना रहा हूं कि कभी ऐसा पूछेगा, कभी ऐसा पूछेगा, कभी ऐसा। इसका इससे कंपेयर करना, ये सबसे कोई मतलब नहीं है अपना। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, ये वाले आप कर लोगे, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, आप खेल जाओगे। फंसने वाले क्वेश्चन इधर से आएंगे, देखिए। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को जरा करिए। अब देखो यार, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी रिस्पेक्टिवली। अब इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इस रिएक्शन को पलटा गया है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो इसका प्रोडक्ट है। रिएक्शन को पलटोगे तो के, रिएक्शन को पलटोगे तो के पलट जाएगा। तो यार ये आ गया 1/k, तो इसका मतलब आ गया 10⁻⁻14। अच्छा 4 दिया है, हाँ ये एक्चुअल में बुढ़ापे का इफेक्ट है। हाँ, अब जो जो बुढ़ा होगा उसको आएगा ही यार। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अच्छा, अब इस पे आओ। अब क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन पलटी नहीं मार रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, 2 और 1, इसका मतलब 2 से डिवाइड है कि नहीं? तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जिस चीज से डिवाइड करोगे वो क्या होगा, 1 में चला जाएगा। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बचपन में हमें पढ़ाया गया था। तो यार ये -2 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं।
देखो ये SO3 है और यहां ये SO3 है, इसका मतलब रिएक्शन पलटी मार रहा है, रिएक्शन को पलटा गया। तो मैंने भाई एक एक करके काम करते जाते हैं, पलटा गया मैंने पलट दिया। फिर क्या है, यहां कॉफिशिएंट 1 है, यहां कॉफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड भी किया गया है। तो जिस चीज से डिवाइड करोगे वो पावर में आ जाएगा। है कि नहीं? अब आंसर मैच कर लो। सही है। अब तुमने कहा सर ये पीवाईक्यू थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो पीवाईक्यू करेंगे। तो मैंने कहा भाई लो तुम पीवाईक्यू कर लो यार। चलो। ओए इसका सन गायब है क्या? ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, इसका सन गायब है। ईयर ईयर सन का मतलब हिंदी में बोल रहा हूं मैं। हाँ। अब जरा देखिए, इसका आंसर निकालो सब लोग। कह रहा है पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में रिलेशन बताओ। तो एक को बेस मान लो और दूसरी को निकाल लो। देखिए हमने इसको बेस मान ली कि यार इसकी वैल्यू दी है K1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन को पलटा गया, पलट दिया। फिर यहां क्या है 2, यहां क्या है 1, इसका मतलब 2 से डिवाइड भी किया गया है, जो डिवाइड करोगे वो 1 अपॉन की पावर में चला गया। अब हमारे हिसाब से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ रहा है, उनके हिसाब से ये आ रहा है, तो बराबर कर दो। ऐसा कहीं दिया है? अच्छा स्क्वायर कर लो। भाई ने जो है ना थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, ये देखिए, है ना? तो ये ठीक हो गया। क्लियर? वही 4 रूल लगाने हैं, मल्टीप्लाई किया पावर में चला गया, डिवाइड किया 1 अपॉन की पावर में चला गया, रिएक्शन पलटी K पलट गया, रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो K मल्टीप्लाई में जाएगा, रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो K मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए आपका मन है और PYQ करूंगा, तो ये लो ये भी PYQ है, इसको करो। अब हमें फाइनल रिएक्शन का लाना है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि रिएक्शन दिए हैं, रिएक्शन लाना है तो बिल्कुल मैथ की तरह सॉल्व करो। अब जैसे आपने थर्मोकेमिस्ट्री सॉल्व की वैसे ही इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट को पकड़ो। हमें अमोनिया इधर लाना है, अमोनिया इधर है, इसका मतलब पलटना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, बस डेल्टा H में हम कुछ करते थे, K में हम कुछ करेंगे बस, मगर रिएक्शन सॉल्व करने के रूल वही है। तो मैं करूं कि आप लोग कर पाओगे? देखो ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा। तो मैंने रिएक्शन पलटी, जैसे ही रिएक्शन पलटोगे K पलट गया, तो ये आ गया ऐसा। अच्छा एनो प्रोडक्ट है, एनो प्रोडक्ट है, वाटर प्रोडक्ट है, वाटर प्रोडक्ट है। अब कॉफिशिएंट पे आओ। अमोनिया का कॉफिशिएंट 2, अमोनिया का 2 है, इसका कॉफिशिएंट 2, इसका 2 है, इसका कॉफिशिएंट 3, इसका 1 है। इसका मतलब अभी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो करोगे वो पावर में चला जाएगा। ये समझ पाए क्या किया? भाई वहां कह रहा है 3 वाटर लाने हैं, तो यहां तो 1 था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, और जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा। अब इक्वेशन इस फॉर्म में सेट है, एनो प्रोडक्ट है कॉफिशिएंट 2, कॉफिशिएंट 2, वाटर प्रोडक्ट है कॉफिशिएंट 3, कॉफिशिएंट 3, अमोनिया रिएक्टेंट है कॉफिशिएंट 2, कॉफिशिएंट 2। अब उठा के जोड़ दो इन सबको, किसको किसको जोड़ना है 1 2 और ये 3। तो पहले रिएक्शन सेट करो, तो रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, ये और ये, तो ये जब जुड़ेगा तो ये देखो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन कट गए।
अब लेफ्ट साइड में ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो 1 और 3.5 मतलब 3/2, 5/2, 2.5 आ गया, तो ये आ गया। अच्छा इधर वाला सेट हो गया। अब इधर आओ, इसके तो सारे कट गए, ये लिख गया, ये लिख गया, इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आ गई तो के में क्या करोगे, जिन रिएक्शन को जोड़ रहे हो उनके के किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में। के का रूल तो अलग है ना, तो आप किसको किसको जोड़ा, इसको इसको इसको, इनके के मल्टीप्लाई कर लो। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दिखने में पता नहीं कैसे लग रहा है, मगर हमारा काम मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या किया, बस रूल वही लगा रहे हैं। अच्छा ये आपका होमवर्क दे रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन है, अपना घर में कर लेना। ठीक है, ये अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से दे देता हूं। देखो अब आप इसको करोगे, ध्यान दीजिए। देखिए H2CO3 ऐसे ब्रेक हो रहा है, आवाज ना करो नहीं तो भूल जाऊंगा। तुम्हारी तरह टैलेंटेड थोड़ी ना हो यार कि सारी बातें याद रहती हैं। इतना टैलेंट लाने के लिए तो मुझे भी वहीं बैठना पड़ेगा सीट में। पहली रिएक्शन मैंने ये लिखी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। बताइए, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, यदि आप इसको इसको देखो, हमें ये लाना है, तो H2CO3 लेफ्ट में लाना था, लेफ्ट में है, कार्बोनेट राइट में लाना था, राइट में है, हाइड्रोजन 2 लाने हैं, यहां पे हाइड्रोजन है। अब ये और ये कट जाएंगे, यदि इनको जोड़ देंगे तो यही फाइनल रिएक्शन आएगी। तो जब तुमने 1 और 2 को जोड़ा है तो के क्या होंगे, मल्टीप्लाई में, तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, 10 की पावर, सही है। अच्छा अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये आपको विजुलाइज हो रहा था, दिख रहा था, डायरेक्ट दिख रहा था, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन का मेथड चेंज करता हूं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये देखिए, अब मैंने आपसे ये पूछा है, ये बताओ, जरूरी नहीं कि बार बार ऐड करके जो आ रहा है उसी को पूछ रहा है, ऐड करने वाले का दे के किसी सब रिएक्शन का भी पूछ सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में यही किया, आपने जो ऐड किया जिसका आया, अब इस बार मैंने वो पहले से दे रखा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, इक्वेशन देके किसी इक्वेशन का कुछ भी पूछेगा तो हम मैथ्स की तरह सॉल्व करेंगे, वही थर्मोडायनेमिक्स में करना है, वही केमिकल इक्विलिब्रियम में करना है, कोई नए रूल नहीं लगाने हैं। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यही चलेगा, पूरी केमिकल रिएक्शन में यही चलेगा, पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम में यही चलेगा, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही चलेगा। रिएक्शन को हमेशा मैथ के रूल से सॉल्व करोगे, चाहे चैप्टर कोई भी चल रहा हो। इसके बगल में जो वैल्यू है इनके रूल चेंज होते रहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अलग रूल, इक्विलिब्रियम में अलग रूल,
और थर्मोडायनेमिक्स में अलग रूल। मगर ये काम करने को आपको 4 से 5 चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, थर्मो में करके आया हूं, केमिकल में भी कर रहा हूं। तो रिएक्शन को हमेशा मैथ्स की तरह सॉल्व करो। अब हमारा मैथ्स क्या कह रहा है, 2 इक्वेशन दी है, तीसरी लानी है। अब तीसरी में ये किधर लाना है, लेफ्ट में, इसको पलटी मारो। तो जब हम लोगों ने इस रिएक्शन को पलटी मारी तो ये ऐसे हो गई, ऐसे। अब रिएक्शन पलटी तो के पलट गया, ऐसे। चलो अच्छा पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कोई बच्चा गुस्सा करने लगेगा। ठीक है, के को पलट दिया। अच्छा ये आ गया। अब बाइकार्बोनेट किधर चाहिए, राइट में। बाइकार्बोनेट किधर है, लेफ्ट में। इसको भी पलटी मारनी पड़ेगी। अरे भाई कौन है आज, वो गाना सुना के रहेगा सबको, मानेगा नहीं। ये देखो है कि नहीं। अब अरेंजमेंट हो गया है, ये लेफ्ट में चाहिए मिल गया, ये राइट में चाहिए मिल गया है। अब आप क्या करो, ऐड कर लो इनको। आपको दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगानी है। हम लोग लगातार 4-5 चैप्टर में एक ही काम कर रहे हैं, वो बात अलग है, आंसर अलग आ रहे हैं। ओहो क्या बात है। ये देखो कट्टम काट खेल लो। अच्छा लगातार 1-1.5 घंटे पढ़ा दो तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, गिर गिर पड़ते हैं। ये देखिए ये कट गया, ये 2 है ये 1 है, तो घट जाएगा तो 1 बचेगा। ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। अब आपने रिएक्शन को जोड़ा है तो के किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -12 आ जाएगा। ऐसा कोई अच्छा सब्जेक्टिव बनाया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के 6-7 क्वेश्चन कराने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, पेपर में आता है। हर दूसरे साल एक क्वेश्चन इस तरह का आता है पेपर में, इसीलिए इसके 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहे हैं। नहीं तो ऊपर वाली हेडिंग का तो एक ही क्वेश्चन कराया निकल लिए, है ना। यहाँ 8 कराने की जरूरत यही है, अलग से क्वेश्चन कराने की जरूरत यही है कि यार इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो आप अपना तैयार रहो। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। आपने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी पे करता ही नहीं है, तो उस पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जरा देखो, इक्वल मोल ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 33% ऑफ रिएक्शन। नहीं यार ये नहीं, ये अभी इसके लिए पढ़ाना बाकी है। वो क्वेश्चन किधर चला गया, ये है आई थिंक, हाँ ये वाला है। बताओ, फॉर ए रिवर्सेबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डबल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो है। हाँ भाई आंसर बताओ। रिएक्शन में कुछ भी करो अपने को लेना देना नहीं है। क्या टेम्परेचर की बात की भाई ने, नहीं की, तो बस सेम है। तुम डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, आधा कर रहे हो, पौना कर रहे हो, क्या मतलब है। हाँ पूछो 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 पूछो। अरे तुम रिएक्टेंट का डबल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप प्रोडक्ट को सेट करेगा। कुछ भी करे, मान लो वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, रिएक्टेंट का करे, प्रोडक्ट का करे, अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप सेट करता है। जैसे ही रिएक्टेंट का डबल होगा तो रिएक्शन आगे जाएगी, और रिएक्शन आगे जाके रिएक्शन पीछे जाएगी।
पीछे जाके कंसंट्रेशन का रेशियो फिक्स रहेगा। मैंने बार बार बोला था, 1 मिनट सुन लो, ये कंफ्यूजन अभी हजारों बार आएगा, हजारों बार आएगा। रेशियो फिक्स रहेगा, मैंने ये कहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है, सब कुछ चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा। मैंने आपको बार बार एक स्टेटमेंट पास किया है, कुछ भी कर लो रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, वो एक रेशियो है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, सब कुछ चेंज होता रहेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, मगर रेशियो कभी नहीं चेंज होगा। हमसे तो रेशियो पूछ रहा है, तो हमने रेशियो के बारे में आंसर बता दिया। अब रिएक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें क्या लेना देना। तुमने कहा रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो हमने कहा नहीं होगा, बात खत्म हो गई। जब तुम कुछ और पूछोगे तो कुछ और का हम जवाब देंगे, मगर पूछो तो सही, है ना। तो यहां टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो रहा है, तो बस रेशियो कांस्टेंट। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। कहां पे चेंज किया हमने, हाँ अच्छा, ये इधर कह रहे हो क्या, जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये कह रहे हो। अच्छा, ये रिएक्शन ये रिएक्शन ये रिएक्शन सेम रिएक्शन है, जब रिएक्शन चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहा गया कि हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही होता है, तो फिर K1 K2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम ये K1 K2 लिख रहे हैं, यही फर्जीपना है फिर तो, है ना। तो रिएक्शन चेंज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, और वहां पे वो रिएक्शन थोड़ी चेंज कर रहा है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बस डबल कर रहा है, कि हाँ भाई हम इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, इसको जरा पढ़ियो। हाँ, जो मैं बात बता रहा था उसका क्वेश्चन है, if the value of equilibrium constant of a particular reaction is 1.6 into 10 की पावर 12, पावर पॉजिटिव में 12 है, then at equilibrium the system will contain, तो all reactant, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो ऑल रिएक्टेंट तो गलत है, मोस्टली रिएक्टेंट भी गलत है। अब सिमिलर अमाउंट ये भी गलत है, यदि दोनों के अमाउंट सिमिलर होंगे तो रेशियो बनेगा, तो वो यार वो 1 आएगा, आधा आएगा, पौना आएगा, तो क्या है मोस्टली प्रोडक्ट। क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हाई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है, और जब रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है तो क्या रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, किसी से नहीं भाई, एक जनरल रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। देखो ये है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है, अब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अपने आप बात ये आ गई कि यार ये ज्यादा है, ये और ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। जब के की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, अब प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन खत्म हो रही है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, नहीं तो प्रोडक्ट क्यों ज्यादा होगा, वो तो टी इक्वल टू 0 पे 0 था, तो प्रोडक्ट आया कहां से, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि वैल्यू 10 की पावर 12 है, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन लगभग खत्म है। इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि रिएक्शन अप्रोक्सीमेट रिएक्शन कंप्लीट, तो हम वो टिक कर देते, तब वहां पे ये वाला आंसर ना होता, कि नहीं तो दो आंसर सही हो जाते। तो वो क्वेश्चन में आंसर कैसे बनाएगा वो तो वो जानता है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन लगभग खत्म है। अब जब रिएक्शन लगभग खत्म है तो प्रोडक्ट अपने आप ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहां से उठा ले, टाइम मेरे को बताना, 5 मिनट रह रहे हैं ना, तो बस वो 5 ही मिनट वाली हेडिंग पढ़ानी है, तभी तो टाइम पूछ रहा था। अरे 5 मिनट है, 5 मिनट की हेडिंग। अब जरा देखो, बस जरा छोटी सी हेडिंग। अच्छा देखो, आपको 2:50 पे छूटती ना, 2:50 पे छोड़ दूंगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, आप लोगों की सारी मांगे जायज है, मगर आप इस बात को ध्यान रखा करो, एम को ध्यान रखा करो। मैं कभी इस बात पे, यदि कोई मुझसे कहे कि आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, नहीं, मुझे सिर्फ पैसे उड़ाने अच्छे लगते हैं, और वो सारे काम अच्छे लगते हैं जो तुम्हें सही लगते हैं, आराम से 20 घंटे सोना, पैसे उड़ाना,
ठीक है, मतलब कोई मेहनत वाला काम मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मगर मेरा एक ही रूल है, टारगेट सेट है तो उसके हिसाब से काम सेट है। यदि मुझे पढ़ाना है, सिलेबस कराना है, आपका सिलेक्शन कराना है, तो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मुझे पढ़ाने में भी बिल्कुल मजा नहीं आता है। और मैं खड़े होके 10 घंटे लाइन से पढ़ा भी सकता हूं, वो हमारे काम पे सेट है। मुझे इस आप देखो सही बोला है। अच्छा देखिए, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। आप फोकस हमेशा काम पे ना रखो, मतलब मेहनत पे कभी फोकस ना रखो, एम पे रखो, हमें एम को अचीव करना है। उसके बीच में जितना काम आएगा वो सारा करना है, नहीं आएगा नहीं करेंगे। मेरे पास जिस दिन क्लास नहीं होती, मैं पूरे दिन आराम से बैठ के सोता हूं, इधर उधर के काम करता हूं। क्यों काम करूं जब आज काम ही नहीं है, एम ही नहीं है। अब मेरा एम ये है कि तुम्हें नीट निकलवाना है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं है किसी चीज में, और ना करता है। मैं हमेशा इससे काम करता हूं, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब इसीलिए मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं कि भाई तुम्हें मैं पार्टी नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी निकम्मे नाकारा आदमी से मैं मिलना ही नहीं चाहता हूं। भाई क्यों मिलो, अब तुम भी नहीं मिलना चाहते हो, तुम किसी भी भिखारी को नहीं पूछते हो, और तुम जिस दिन किसी भिखारी को दोस्त बना लोगे, हम तुम्हें बना लेंगे। और डॉक्टर बन जाओगे तो हम तुम्हें डेली पार्टी देंगे। जो दुनिया का रूल वही मेरा रूल, मेरा अलग रूल कहां से आएगा। हाँ, बाकी सब मुखौटा लगा के चलते हैं, अपना काम मुखौटा लगा के चलना नहीं है। क्यों, उससे क्या सोचना पड़ता है कि क्या बोले क्या ना बोले, इससे सोचना नहीं पड़ता, बिंदास रहते हैं अपना। जिसको सही समझ में आए तो भी ठीक है, गलत समझ में आए तो भी ठीक है, मगर हाँ बात एकदम क्लियर रहेगी, साफ रहेगी। चलो आ जाओ, चलो अगली क्लास में पढ़ाते हैं। अब माहौल खराब कर दिया।